आइए प्रश्नावली 14.3 का चौथा प्रश्न लेते हैं। उसका कहना यह है कि निर्देशानुसार भाग दीजिए, और उसका पहला प्रश्न ये है कि 5 गुणे 2x धन 1 गुणे मतलब ब्रैकेट 3x धन 5 में भाग देना है 2x धन 1 का, यानी इधर वाले व्यंजक में इधर वाले व्यंजक को भाग देना है। तो बस जैसा हम लोग पहले करते थे कि इधर वाले व्यंजक को अंश में लिख लेना है, यानी कि 5 इंटू 2x धन 1 और 3x धन 5 को अंश में लिख लेना है। बायां पक्ष अंश में रहता है और दाहिना पक्ष जो होता है भाग वाला हिस्सा वो हर में चला आता है। तो ये है 2x धन 1। अब भाग दे देंगे तो देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। तो इधर 2x धन 1 उभयनिष्ठ है और इसमें भी 2x धन 1 उभयनिष्ठ है। तो अब बचता है जो, उसको उतार दीजिए। तो 5 इंटू 3x धन 5, ये इसका हल हुआ। ये दूसरा प्रश्न है 26xy ब्रैकेट या कोष्टक x ऋण 5 कोष्टक y ऋण 5, जैसे पर दूसरे तरीके से ऐसे ही पढ़ते हैं कि 26xy इंटू x धन 5 इंटू y ऋण 4 भाग देना है 13x इंटू y ऋण 4 का। तो इधर वाला बायां पक्ष हमेशा जो है अंश में लिखा जाता है। ये हो जाएगा 26xy x धन 5 और y ऋण 4 में भाग देना है 13x y ऋण 4 का। देख लीजिए कुछ कॉमन हो तो काट देख लीजिए, बाकी सब हटा दीजिए। तो y ऋण 4 तो ऊपर नीचे दिख ही रहा है, एक x नीचे दिख रहा है, एक x ऊपर दिख रहा है, और 13 एक कम 13 दूनी 26। इसका मतलब ऊपर बच गया 2 और इधर y धन 5 और इधर कहीं कुछ नहीं बचा। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये इसमें ये तीसरा प्रश्न है 52 PQR इंटू पी धन क्यू इंटू क्यू धन आर इंटू आर धन पी में भाग देना है 104 PQ इंटू क्यू धन आर इंटू आर धन पी का। तो तरीका वही है, बायां पक्ष पहले आप ऊपर लिख लीजिए। ये रहा 52 PQR और P धन Q धन R और R धन P, और जो दाहिना पक्ष होता है जिससे भाग देना है वो नीचे आ जाता है हर में। तो 104 PQ और Q धन R और R धन P। पहले जितने बड़े बड़े हैं उनको हटा दीजिए, फिर उनको अंकों को फिर लेते हैं। तो R धन P Q धन R P Q, ये PQ। अब जो बचता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब बचा 52, इधर बचा R, इधर बचा P धन Q और इधर बचा 104। अब आपको 52 को काटना है, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और देखिए 26 या 52 दूना 104 ही होता है, या 26 से कम 26 दूना 52 अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर R बच रहा है केवल, नीचे 1/2 कर लीजिए और अंश में R इंटू P धन Q ये बच रहा है कुल, यानी 1/2, 1 ऊपर इससे 2 इससे, इधर से R और इधर से P धन Q, इतना हमारा बच रहा है। यही हमारा सॉल्यूशन होता है। अब इसका चौथा प्रश्न लेते हैं 20 इंटू वाई धन 4 इंटू वाई स्क्वायर धन 5 वाई धन 3 में भाग देना है वाई धन 4 का। तो तरीका वही है,
20 इंटू वाई धन 4 इंटू वाई स्क्वायर धन 5y धन 3 में भाग दे दीजिए 5 इंटू वाई धन 4 का। इस वाई धन 4 से ये वाई धन 4 कट गया और 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो इधर बचेगा अभी 4 और इधर वाई स्क्वायर और ये 5y और ये 3 बचा। ये पांचवा प्रश्न लेते हैं। x इंटू एक्स धन 1, एक्स धन 2, एक्स धन 3 का इंटू के साथ और भाग देना है x का एक्स धन 1 के साथ। तो इसको लेते हैं अंश में, x इंटू एक्स धन 1 इंटू एक्स धन 2 इंटू एक्स धन 3 में भाग देना है x इंटू एक्स धन 1। देखिए एक x इसमें भी, एक x इसमें, एक x धन 1, एक x धन 1। अब जो बचता है उसको लिख दीजिए। तो इधर बचता है x धन 2 और इधर बचता है x धन 3। यही इसका सॉल्यूशन था। अब प्रश्न नंबर 5 का पहला लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 ये कह रहे हैं कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो पहले तो जो ये पक्ष दिए हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं और फिर इसके बाद भाग दे देते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका, पहले तो इसको लिखिए। तो ये अंश में बना दीजिए, वाई स्क्वायर धन 7y धन 10 में भाग देना है y धन 5 का। तो ये y धन 5 में तो अभी कोई तब्दीली हो नहीं रही, इसको तब्दील करना है। यानी हमको ये जो बीच वाला पद होता है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ या घटा करके इसका मान, ये जो इधर का गुणांक है वो आ जाए, अर्थात जैसे यहाँ पर 7 दिया ये आ जाए, और उन दोनों का गुणा करने से इधर वाला पद यानी सीधे किनारे वाला पद जो होता है अचर पद, उसका पूरा पूरा पद प्राप्त हो जाए। तो 7 को और 10 बनाना है हमें। इस 10 को तोड़ते हैं पहले। तो उसका तरीका ये होता है, इस 10 को तोड़िए, किसमें है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 में हो गया। तो 5 और 2 अगर हम जोड़ते हैं तो 2 धन 5 होता है 7। बस अगर ये हमारे को पकड़ में आ गया कि इस व्यंजक से इन्हीं दोनों पदों को जो तोड़े हैं उससे ही हमको जोड़ पद करने पर ये 7 प्राप्त होता है और गुणन पद करने पर ये 5 किनारे वाला व्यंजक प्राप्त होता है। ऐसा 5 दूनी 10 प्राप्त हो रहा है। तो ये इसी पद को हमको इसमें लागू कर देना है और इससे हमारा गुणनखंड निकल आता है। तो शुरू करते हैं। ये है वाई स्क्वायर और 7 को हमने तोड़ा था 5y धन 2y हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 धन 5 से तोड़ा तो 7 को हम 7y को 5y धन 2y में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 5 दूनी 10 होता है तो हम चाहे 2 गुणे 5 लिख लें या 5 गुणे 2 लिख लें या सीधा सीधा 10 लिख लें, हम लिख सकते हैं। अब फिर यही जब हो जाता है तो क्या किया जाता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया जाता है। इधर से y लिया तो इधर y धन 5 बच जाता है और इन दोनों में से अगर हम क्या ले लेते हैं, देखिए इधर y लिया तो y धन 5 बचा है, इधर y 5 और इन दोनों से 2 ले लेते हैं। ये 2 ले लिया तो इधर से क्या बच जाएगा, इधर से y और इधर से 5 और y धन 5। अभी इसमें कोई तब्दीली हो नहीं रही तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये y धन 5 को वैसे ही लिख लीजिए और ये इधर वाले पद को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे y धन 5 इसमें कॉमन है और इधर भी y धन 5 कॉमन है, अर्थात ये बन गया y धन 5 और इधर से निकल आता है y और इधर से निकल आता है 2। बात समझ पा रहे हैं? पहले कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। y धन 5 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, इधर से बच गया y और इधर से 2 और दोनों एक ब्रैकेट में। अब y धन 5 इधर से दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हमारे पास जो बचता है वह बचता है y धन 2। ये y धन 2 तो यही हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इसको लेते हैं दूसरा प्रश्न। m स्क्वायर ऋण 14m ऋण 32 में भाग देना है 5 धन 2 का।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वही तरीका वही है, m स्क्वायर ऋण 14 है, m ऋण 32 को अंश में लेते हैं और हर में लेते हैं m धन 2। दूसरी तरीका क्या बनाना था, इसको तोड़ना है कि उसका दो भाग ऐसा टूटे कि उसका गुणनफल 32 आए और जोड़ने पर वो ऋण 14 आ जाए। इन 14 आए फिर धन ऋण तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखे हैं 32 को तोड़िए, 1 और 32 में टूटता है, इससे क्या हमारे को ये 14 प्राप्त होगा, कहीं से नहीं बन रहा है। दूसरा 2 16 दूनी 32, 16 2 16 दूनी 32 तो मिल रहा है 14। हाँ, अगर इसको घटा दें, इसको बड़ा कर दें तो हमारे को हिसाब किताब बन जाएगा 14। यानी कि ऋण 16 में से 2 घटा दें तो हमारे को 14 बन जा रहा है। तो इसी तरह हमको इसको बदल देना है। तो ये m स्क्वायर ऋण 14 को हम बदल देते हैं किसमें, 16 ऋण 2 में। तो 16 ऋण 2 से करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 14 बन गया, अर्थात 14 को हम 16 ऋण 2 बना दी और ये m बन गया, और 32 को हम लिख लेते हैं 2 गुणे 16, क्योंकि ये इसी से बना है तो यही पद इधर लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एक रूपता बनी रहेगी और आपको समझने में आसानी रहेगी। m+2 इधर भी था तो यहाँ भी लगा लीजिए m+2 या m धन 2। अब अगला पद देख लीजिए, इसको खोल लेते हैं। तो ये बन गया m स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा, पहले इसको खोलिए। तो ये ऋण का चिन्ह, अब ये ऋण चिन्ह का इस समय इस पूरे में गुणनफल गुणा भी करना है। तो ऋण का ऋण लगाया, इस 16 का m में गुणा किया तो ये बन गया 16m। इस ऋण का इस ऋण में गुणा किया है तो बन गया ये धन 2m, और ये 2 गुणे 16 हम अभी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से अगर मैंने अच्छा, अभी तो ये भी बाकी है, m धन 2। चलिए अगला पद, इससे m बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पर बचा 1m और इधर से बचा अभी 16। इन दोनों में देखिए क्या निकल सकता है, इन दोनों में से निकल रहा है 2, ये बाहर निकाल लिया, और इधर से m बचा और इधर से 2 निकल गया तो अभी ये 16 है, और m धन 2 अभी भी नीचे सुरक्षित है। अगली लाइन में क्या करना है, इसको m ऋण 16 इधर से कॉमन ले लिया, इधर वाले पद से बच रहा है m, इधर वाले पद से बच रहा है धन के 2, और m और धन 2 नीचे पहले से है, ये दोनों हमारे को उभयनिष्ठ प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो भागफल या गुणनफल हो गया वो हमारे को m ऋण 16 प्राप्त हो गया। अभी तक के प्रश्न जितने थे आप सीधे सीधे हल कर पा रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर है 5p स्क्वायर ऋण 25 और धन 20 में भाग देना है p ऋण 1 का। तो देखिए पहले तो वही लिख लीजिए फिर समझते हैं आगे। 5p स्क्वायर ऋण 25 p और ये रहा 20 में भाग देना था हमें p ऋण 1 का। तो अब शुरू करते हैं, इसको पहले हल करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले यहाँ पर गुणांक सारे 1 रहा करते थे, तो हम इसको सीधे सीधे ऐसा तोड़ते थे कि इसका जोड़ ये इधर वाला पद आ जाए और गुणनफल इधर वाला पद आ जाए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुणांक 1 की जगह 5 आ गया है। और दरअसल नियम क्या होता है कि इधर वाले पद का गुणांक और इधर वाले पद का गुणांक को पहले गुणा कर लिए जाते हैं। इधर वाला गुणांक 5 है, इधर वाला 20 है, यानी 20 पंचे 100। यानी कि यहाँ पर अभी हमको जो है इस पद को हल करने के लिए इस 25 को ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि उसका गुणनफल हमारे को 100 प्राप्त हुए और जोड़ जो है 25 प्राप्त हो। तो कैसे बनेगा, गुणनफल जो है 5, तो 20 और 5 100 हो जाता है, और 20 में 5 जोड़ दें तो ये
25 हो जाता है। अर्थात इधर वाला गुणांक अभी तक जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 रहता था। अब अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इस गुणांक का इस गुणांक से, इस अचर पद से पहले गुणा करना होगा, उसके बाद इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि इसका जो जोड़ हो या घटा करके जो भी प्राप्त हो वो इधर वाली संख्या प्राप्त हो जाए और उस दोनों को गुणा करने पर ही 100 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 25 टूटा, 20 धन 5 में 25 मिल गया, और 20 और 5 को गुणा करने पर ये इन दोनों का गुणांक प्राप्त हो रहा है। बस इतना अगर हमने निकाल लिया तो ये हमें हल करने में आसानी हो जाएगी, यानी इसका लगभग सोल्यूशन हो जाता है। तो अब करना क्या है, वही ये 5p² ऋण 25 की जगह हम लिखेंगे 5 धन 20। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ के हमने ये बनाना है। और 20 को क्या लिखेंगे, 20 को हमने बनाना है 5 गुणे 20। क्यों बनाना है? क्योंकि इन दोनों के गुणांक से हमें ये प्राप्त होता है। बस अब हमारा हल हो गया। और इधर p लिखा हुआ है, तो और नीचे जो है p ऋण 1 है। ये बात समझ रहे हैं? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये 5 क्यों लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 5 का गुणांक जो है वो इन दोनों के गुणनफल को हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है। इसलिए अब जो है हमारा 20 नहीं, अब ये 20 पंचे 100 का हिसाब बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब क्या हो गया, इन दोनों को खोल दीजिए, तो ये बन गया 5p² ऋण, इधर से बन जाएगा 5p, और ये भी ऋण बन गया 20p, और इधर 5 धन 20, और इधर निकल आया p ऋण 1। अब देखिए कुछ हल करिए इसको, तो इन दोनों में से 5 अगर बाहर, 5 और p भी है तो p भी निकाल लिया, तो यहाँ पर बन गया 1p, और यहाँ से जब निकल गया तो सिंगल 1 बचेगा। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से अगर हमने क्या निकालना है, इन दोनों में से हमको अगर 20 तो दिख रहा है तो 20 निकाल लिया। अब 20 कैसा, धनात्मक निकालें कि ऋणात्मक निकालें? तो अगर हम यहाँ चूंकि धनात्मक अंदर ये ऋणात्मक आ रही है तो इसका मतलब p को हमको धनात्मक करने के लिए इसको ऋण में करना पड़ेगा, यानी ऋणात्मक बनाना पड़ेगा। और जैसे ही ऋणात्मक बन गया तो अब अंदर जाने पर ये p धन का चिन्ह हो जाएगा, और जो इधर वाला जो धन था वो ऋण चिन्ह में बदल जाएगा। और p ऋण पहले से है। अब हो गया हमारा काम लगभग फिनिश। तो p ऋण 1 दोनों में से उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लिया। और इधर जो है 5p दिख रहा है, तो ये हमने 5p ले लिया, और ये ऋण 20 बच गया। और p ऋण 1 यहाँ पर पहले से है, ये दोनों कॉमन है, हटा दीजिए। अब बच गया 5p ऋण 20, ये हमारा। और अगर और हल करना है तो इसको 5 दोनों में से बाहर निकाल लिए, तो p 5 चौके 20, p ऋण 4, ये दोनों सॉल्यूशन है। चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, दोनों की दोनों आपके सही सॉल्यूशन। अब यहां देखिए, ये पद दिया हुआ है चौथा कि 4yz में गुणा करना है z² धन 6z और ऋण 16 में भाग देना है 2y z धन 8 का, यानी इस व्यंजक को हल करके पहले उसको भाग देना है। तो इधर वाला पद लिख लीजिए, इधर वाला पद क्या है, 4yz z² धन 6z ऋण 16, और इसमें भाग जा रहा है 2y और z धन 8 का। अब देखिए यहाँ दो चीजें एक साथ आ रही, इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है। तो इसको अगर हम पहले लाइन पे हल कर लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस y से ये y कट गया। इधर क्या बच रहा है, इधर बचा 2 और z, तो हम इसको पहले बदल के यही लिख देते हैं। ये बन गया 2 और इधर बचा है z। अब इधर जो बचा है
जेड स्क्वायर धन 6z ऋण 16 में बचा है इधर y धन 8। ये हमारे पास अब बचा। अब इसको अब इधर वाले को गुणा कर हल कर लीजिए। तो देखिए यहां पर गुणांक 1 बन गया है और यहां पर जो है इस 6 है और इधर जो है किनारे 16 है, यानी अब इधर का जो 1 है वो 16 में गुणा करने पर 16 ही प्राप्त होगा। अब इस 16 को ऐसा तोड़िए कि उसको गुणा कर कि उसके जो बीच के पद आ जाए, यानी जोड़ घटाने के बाद वो 6 हो, उन दोनों अंकों का जोड़ 6 हो और उन दोनों का गुणनफल 16 हो। देखिए 16 को कैसे तोड़ते हैं, तो 16 को तोड़ते हैं तो 1 और 16, 16 एकम 16 यानी गुणनखंड निकाले। और 2 से तो दूसरा क्या हो सकता है, 2 8 16, तो क्या इससे बन रहा है हिसाब किताब। अगर इसको 8 में से 2 घटा दें तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। 8 में से 2 जोड़ गुणा कर 2 का गुणा कर दें तो 16 प्राप्त, यानी कि ये 8 ऋण 2 अगर हम कर देते हैं तो हमारे को 6 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों से हमको 6 बनाना था बीच वाला, और 8 में 2 का गुणा करने पर हमको 16 बनाना था, यानी ये जो हमारा पद प्राप्त हो गया है। तो इसी को हमको इसमें फिट करना है। तो 2z तो देखिए पहले से है, इसको कोई चेंज नहीं करिए क्योंकि इसका काम है नहीं है, इसको बाहर निकाल लिया। जेड स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए। 6 को हमने बदल दिया है काहे में, 8 ऋण 2 में, और ये बना जेड, और ऋण 16 को बना दिए 16 क्या है बदल गया है 2 और 8 में, 2 और 8 में बदल गया, यानी 2 गुणे 8 में, और ये y धन 8 है। अब आसान हो गया, बिल्कुल वही तरीका है। ये हमारा पूरा पद है। तो अभी चूंकि ये पद में यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइए इसलिए क्योंकि इसका गुणा भी है। तो अभी 2z बाहर रखते हैं, अभी इस बड़े ब्रैकेट को अंदर लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ये बनेगा जेड स्क्वायर, इससे बनेगा 8z धन की, और इससे ये ऋण 2z बना है, यानी 8 2 में 2z में से 2z घटाएंगे तो अभी भी हमारा धन का 6z बन रहा है। ठीक है जी। और 2 में 8 का गुणा करने से 16 ऋण के प्राप्त हो रहे हैं, ये अभी भी इस ब्रैकेट में लीजिए, और y धन 8 का भाग दे देते हैं। अब अगला पद क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लीजिए। 2z को कोई प्रभावित किए बिना वैसा ही ले लीजिए। तो अंदर बन गया ये z, इन दोनों से बाहर निकाल लिया एक, और इधर से बच जाएगा 1z अभी बचा है, और इधर से बचा है 8। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से हम क्या निकाल ले, ऋण दोनों में कॉमन है तो ऋण तो निकलेगा, और इसमें से 2 बाहर निकाल लिया। इसको 16 को 2 गुणे 8 में ही लिख लीजिए तो बहुत आसानी से दिख रहा है। ये 2 निकल गया तो इधर से z, और चूंकि ऋण बाहर निकल गया तो ये बने धन में, और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, और ये नीचे बचता है y धन 8। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। अब आसान हो गया, अब कॉमन ले लीजिए बस। तो 2z, इस z, ये धन 8 इधर, ये z धन 8 इधर है, तो ये z धन 8 इधर कर लिया। इधर वाले से z बच गया, इधर वाले से 2 बच गया, और ये z है, सब में y लिख गया, ये z है, ये भी z है, और ये भी z है, तो यहाँ पर z ही लिखिए। y का कहीं कोई काम नहीं है, y तो कट चुका था पहले से। ठीक है, तो ये z धन 8 कैंसिल हो गया, इधर बचता है 2z, और इधर बचता है z ऋण 2। बस यही गुणनखंड। पांचवा प्रश्न का पांचवा ही है। 5 PQ में गुणा है, मतलब ब्रैकेट में p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर, भाग देना है 2p और p धन q का। तो तरीका वही है, इसको बाएं पक्ष को अंश में लेते हैं, अर्थात 5 PQ, और इधर लिया p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर, और इधर लिया 2p p धन q। अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई व्यंजक है तो ये क्या होता है, सर्वसंख्या होती है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर अगर कोई है तो इसको खोलने पर बन जाता है, एक बार ये जुड़ के आ जाता है और एक बार ये घट के आ जाता है, ये इसकी एक सर्वसंख्या होती है।
ठीक है। इसी सर्वसम्मति का अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर दें तो हमें अलग से गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका इस्तेमाल कर दीजिए इसमें। तो ये 5 PQ, इसको हम चूंकि ए बी के पद में ये है और यहाँ पर PQ के पद में, तो एक बार इसको जोड़ दीजिए P धन Q और एक बार घटा दीजिए P ऋण Q। ये सर्वसंख्या का मान रख दिया हम लोगों ने और ये बन गया 2P P धन Q। अब देखिए एक PQ ऊपर है, एक PQ नीचे है, एक नीचे P है, एक नीचे P है। अब यहाँ पर बचता है ऊपर 5Q, नीचे कुल 2 बचा हुआ है तो 5/2 कर दीजिए इसको और P ऋण Q ऊपर बचा है। बस यही है आंसर इसका। छोटा सा है, बहुत आसान है। बारह एक्स वाई इंटू 9x स्क्वायर ऋण 16 है। वाई स्क्वायर में भाग देना 4xy इंटू 3x धन 4y। तो इसको पहले बाएं तरफ का अंश में ले लीजिए इसको। तो ये हो गया 12xy और ये 9x स्क्वायर ऋण 16y स्क्वायर में भाग दे देना है 4xy और 3x धन 4y। ठीक है। अभी जैसे अभी ठीक इसके पहले जो प्रश्न हल किया हमने, ये सर्वसंख्या को इसको उसी रूप में बदल दीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो 9 इसको बदलते, ये बन गया 12xy। तो 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसा बना दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और 16 को बना देते हैं 4y का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारी सर्वसंख्या बन गई। अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और इधर कितना है 4xy और 3x धन 4y, ये पहले से। तो आप इसको यहीं पर हल कर दीजिए ना। xy हटा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 3 12, ये कट गया। तो हमारे लिए ऊपर जो है अब क्या बचा, ऊपर केवल इधर से 3 बच रहा है। और ये सर्वसंख्या खोल दीजिए। सर्वसंख्या खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3x धन 4y और 3x ऋण 4y। ये सर्वसंख्या काहे में टूटती है, एक बार जुड़ के आ जाती है, एक बार घट के आ जाती है। इस सर्वसंख्या का इस्तेमाल ऐसे होता है। तो और नीचे क्या बचा था 3x धन 4y, क्योंकि इधर से बाकी ये कैंसिल हो चुका है। तो इधर देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब जो बचा उतार दीजिए। तो यहाँ पर बचता है 3 और यहाँ पर बचता है 3x ऋण 4y। बस यही सॉल्यूशन था इसका। अब ये जो 7वां प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये कहीं कोई पूर्ण वर्ग, ये जैसे 39y का क्यूब इंटू 50y स्क्वायर ऋण 98 में भाग देना है 26y स्क्वायर और 5y ऋण 7। अब यहाँ कोई सर्वसंख्या बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि 50 कोई पूर्ण वर्ग है नहीं और 98 भी कोई पूर्ण वर्ग होता नहीं। जब पूर्ण वर्ग नहीं होता तो इसमें से कुछ हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले चलते हैं, देखते हैं। तो ये लिखिए 39y का क्यूब और ये है 50y स्क्वायर ऋण 98, पहले ये ले लीजिए और इसमें भाग देना है हमें 26y स्क्वायर और 5y ऋण 7 का। इसको हल्का करते चले। पहले तो इसमें से y क्यूब को हम बदल देते हैं। इसमें से कितना हो जाएगा, ये 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 3 39। पहले तो ये काट लीजिए और हल्का करिए। y स्क्वायर में से एक ये चला गया तो सिंगल y बचेगा, तो 3 और y इधर बचा। अब इधर बचा है 50y स्क्वायर ऋण 98 और अभी नीचे बचा है, इधर बचा है 2 और इधर बचा है 5y ऋण 7। अब इसको बदलिए। इसमें तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है तो कॉमन लीजिए। तो इसको काहे में तोड़ सकते हैं, देखिए। तो 3y 50 को ये तोड़ लीजिए, 10 पना 50, ये नहीं 2 पंचे 10,
पना 50, ऐसा कर लीजिए और थोड़ा सा आसान हो जाए। और ये बना दीजिए y का वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको बदलिए तो 14 सत्ते 98, 2 गुणे 7 गुणे 7, ये इसमें बदल रहा है। और इधर ये बचा है 7 दूनी 7 सत्ता 49, ये 7 दूनी 14 सत्ते 98, ठीक है, ये निकल आया। और इधर बचता है अभी 2, और इधर बचता है 5 वाई ऋण 7। अब देखिए इसमें से क्या क्या निकल सकता है, कुछ निकलता हो तो निकालिए। तो इसमें से बचेगा हमारा 3y, इसमें से कुछ निकल रहा है क्या, 2 निकल रहा है, तो 2 तो बाहर निकाल लीजिए। अर्थात यहाँ से केवल अगर हम 2 निकाल लेते हैं तो ये 5 5 और y, यानी 5 गुणे 5 गुणे y में बदल गया, और इधर बदल जाता है ये 7 गुणे 7 में। अब ये सर्वसंख्या के रूप में, ये पूर्ण व्यंजक के रूप में दिखने लगा। अब इधर नीचे नीचे बचा है 2, और ये 5 वाई ऋण 7। अब इस 2 से इस 2 को हटा दीजिए, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पर लिखते हैं। तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा है अभी 3y, और इधर बचा है ये y स्क्वायर है, तो 5y स्क्वायर। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि ये 5y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7 गुणे 7 है, 5 गुणे 5, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। और नीचे बचा है हमारा अभी 5 वाई ऋण 7। अब ये सर्वसंख्या बन गई, और जब सर्वसंख्या बन गई तो अब इसको पुट कर दीजिए, बस ये बन गया 3y, इसको बदल दीजिए तो ये बन जाएगा, एक बार जुड़ के आ जाती है सर्वसंख्या और एक बार घट के आ जाती है। ये हो गया हमारा का, और नीचे पहले से ये एक व्यंजक रखा हुआ है। और देखिए ये दोनों व्यंजक मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल होते हैं तो जो बचता है हमने उसको लिख देना है, 5 वाई धन 7। इस तरह ये हमारा भागफल हो गया।